फोर्स लिखा कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक। अगर बच्चों ये अप्लाइड फोर्स अगर जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो। नहीं, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। इसका वेट किधर लगेगा बताइए? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो n बराबर क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो ये कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर आ गया इस केस में? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, है ना। इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। इसकी क्या बोलते हैं? इसको मिनिमम वैल्यू। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है, जैसे अभी आप बैठे हुए हो, है ना, तो कांटेक्ट फोर्स कितना है आपका? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर या mg के बराबर। जैसे अभी आप बैठे हुए हो तो कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है आपके ऊपर, समझ रहे बात को? तो अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? जीरो। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वेट नीचे, तो कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। पहली बात समझ में आ गई है? क्या समझ में आया? कि अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो, कांटेक्ट फोर्स n के बराबर आ जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हम अप्लाइड फोर्स भी लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं? अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा? आएगा। कब तक आएगा? मैक्सिमम लिमिटिंग तक। मैक्सिमम लिमिटिंग तक। लिमिटिंग लिख दूं इसलिए क्योंकि नहीं तो वेरिएबल है उससे पहले। तो उससे पहले क्या है? वेरिएबल। जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शन फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स उतना, दोबारा समझो। अभी मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके, तो फ्रिक्शन लगेगा। अप्लाइड फोर्स जितना होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा, लेकिन कांस्टेंट कब आ जाएगा? लिमिटिंग। अभी इस कंडीशन में बॉडी मोशन में आने वाली है, आई नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या बोलोगे हमेशा? तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स। वो संपर्क बल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि आपने लिमिटिंग ले लिया। इससे ज़्यादा तो ना तो नॉर्मल रिएक्शन हो सकती है ना एफएल हो सकता है। नहीं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, किन दोनों का? एन और एफएल, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स ऑफ कांटेक्ट। तो कितना हो जाएगा इनका रिजल्टेंट? ये आ जाएगा इस तरह से, है ना, कि दिस इज द कांटेक्ट फोर्स, दिस इज FC इक्वल टू अंडरवुड ऑफ n स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस n का स्क्वायर, n बाहर ले लो, अंडरवुड ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स। It means contact force lie between normal reaction and this value. इसका मतलब संपर्क बल इसके और इसके बीच में होता है। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया कांटेक्ट फोर्स? है? और कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होता है, ये क्या बोला मैंने? कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में घर्षण कोण। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो तीसरी चीज़ यहीं से निकाल देते हैं फटाफट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हिंदी में बोलते हैं बच्चों घर्षण कोण। तो घर्षण कोण कितना हो जाएगा? ये पर tan थीटा निकालें, अगर ये थीटा मान लेते हैं अपन इसको, या थीटा बहुत सी बार लेते हैं, उसको कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो अभी तो थीटा ले रहा हूँ, है
तो अल्फा ले लो, लैम्डा ले लो, जो इच्छा हो, लेकिन ये थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है ये? तो कैसे निकालोगे? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आएगा? एफ और बेस क्या आएगा? एन। तो एफ को क्या लिखोगे? म्यू एस एन। तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, क्योंकि बॉडी मोशन में आई नहीं है, आने वाली है ना। तो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में घर्षण कोण। तो घर्षण कोण से आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ घर्षण कोण, तो आप क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। किसमें किसमें कोण है? किसमें किसमें एंगल है? नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टेक्ट फोर्स के बीच। उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो कॉन्टेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इतनी। और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? टेन इनवर्स म्यू। क्लियर? इसको लिख लो। प्लेन हो मान लो, है ना? क्या हो? इंक्लाइन प्लेन। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। हिंदी में बोलते हैं विश्राम कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्राम कोण। अब इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको। ये तो अपन ने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा अभी तक जो भी है। अब किसका सिखा रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन का। तो इधर देखो, इंक्लाइन प्लेन पे ये रखा हुआ है ब्लॉक बच्चों, मास एम का। ठीक है? कहाँ पे रखा हुआ है ये? मास एम का कहाँ पे रखा हुआ है? इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इसका वेट किधर लगेगा बच्चों? नीचे। ठीक है ना? देखो एंगल आप इंक्लाइन प्लेन पे अच्छे से बनाना सीख लो। आपको अगर नहीं आ रहा हो तो उसको पॉइंट मास मान लेना। ब्लॉक को क्या मान लोगे? पॉइंट मास। तो आपको ये डायरेक्शन आराम से आ जाएगा। एम जी नीचे आएगा। ये कितना एंगल है? 90। ये 90 माइनस थीटा। ये नॉर्मल है ना? इस पे नॉर्मल है अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इधर ही दिखा दें। नहीं बोलो, इस तरह से। अगर आपको बनाना नहीं आ रहा हो एक एक फोर्स को, तो ब्लॉक को क्या किया करो? पॉइंट मास ले लिया करो, ताकि आपको इजी हो जाए दिखाने में, है ना? ठीक है? अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90। तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा क्यों हुआ? क्योंकि ये 90, ये थीटा, तीनों सम कितना होगा? 180। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका? एम जी कॉस थीटा इस ब्लॉक का, इधर एम जी साइन थीटा। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब फ्रिक्शन पढ़ाया था, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक देख करके, है ना? कि मोशन की टेंडेंसी देख लो आप। अब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये ऊपर तो जा नहीं सकता। ऊपर तो तभी जा सकता है जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, है ना? तो इसकी ब्लॉक के आने की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे ही होगी। जैसे ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, अब मैं धीरे धीरे इसको इंक्लाइन करता जा रहा हूँ इसे। ठीक है? इंक्लाइन का एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, 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 है ना? तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि एक एंगल ऐसा आएगा कि ये स्लाइड होने लगेगा। तो स्लाइड नहीं होने वाला हो, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। स्लाइड नहीं होने ही वाला है, बस क्या है? होने ही वाला है, हुआ नहीं है ना? तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। हिंदी में बोले तो विश्राम कोण। कब ये स्लाइड होने वाला है, हुआ नहीं है,
तो आपने ये देखा कि इसकी टेंडेंसी किधर है, नीचे आने की, तो आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे, अपोजिट दिखाओगे, तो फ्रिक्शन किधर दिखाओगे, इधर, नहीं बोलो। और इधर कंपोनेंट कितना आया इसका, mg cos थीटा, इधर कितना आया, तो क्या ये आया आने वाला है या आएगा, आने वाला है, क्या है, आने वाला है, आया नहीं है। तो इसका मतलब सारे फोर्सेज बैलेंस हैं एक तरह से। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर दिखाओगे इसमें, मोशन इसकी आने की टेंडेंसी किधर है, इधर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर दिखाओगे, इधर, नहीं। तो अब सारे फोर्सेज बैलेंस करते हैं हम, क्योंकि आने वाला है, आया नहीं है, mg sin थीटा के बराबर ये f हो जाएगा। बोलो, पहले बच्चों क्या करोगे, एक एक फोर्स को आप अच्छे से दिखा दो, ठीक है। अब चूंकि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक नीचे ही आने वाला है, नीचे आने वाला है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे दिखा दोगे, अपोजिट। बाकी सब तो आपको निकालना आता ही है, बाकी तो मैंने आपको यही तो सिखाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि केवल फ्रिक्शन में एक फोर्स और बढ़ जाएगा, बाकी आप ऐसे ही दिखाना, यही सिखाया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था जब, ठीक है। तो अब f को क्या लिख दोगे, म्यू एन, है ना, और n को क्या लिख दें अपन, mg cos थीटा mg sin थीटा। अब आप कहोगे सर ये म्यू एस है कि म्यू के है, खुद ही बता दो, म्यू एस है, क्योंकि म्यू के तो आपको तभी लगाना है जब बॉडी मोशन में, है ना। कभी कभी क्या करता है वो न्यूमेरिकल में ओनली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता है। म्यू क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक। यो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। म्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। अगर सरफेस खुरदरी है तो उसका म्यू ज़्यादा होता है स्मूथ सरफेस से। म्यू अगर रफ सरफेस है तो उसका म्यू स्मूथ सरफेस से ज़्यादा होगा। हिंदी में बोलते हैं खुरदरी, इंग्लिश में चिकनी, सॉरी रफ, और इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ को चिकनी, है ना, चिकनी सतह बोलेगा। न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना जब, तो कभी कभी क्या करता है वो केवल एक ही म्यू दे देता है। अब आप कहोगे सर इसको क्या लूँ, म्यू के लूँ कि म्यू एस लूँ, तो जहाँ उसकी जरूरत है वैसा ले लो। बॉडी मोशन कर रही है तो उसी को म्यू के मान लो, बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो उसी को म्यू एस मान लेना। क्या सिखाया मैंने, आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, कई बार क्वेश्चन में स्पेशली लिखता है कि म्यू एस इक्वल टू 0.4, म्यू के इक्वल टू 0.3, क्योंकि म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के ग्रेटर देन म्यू आर। म्यू आर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है ये, रोलिंग फ्रिक्शन। हिंदी में बोल रहे हैं घूर्णी घर्षण गुणांक, घूर्णी घर्षण गुणांक म्यू आर, ठीक है। अब कई बार क्या इतना सारा पढ़ा देते हैं और पूछ लिया सिर्फ रिलेशन उसने, नीट में कलाकार पूरी मेहनत खराब कर देता हमारी, है ना। और वो बच्चा कहता है ये तो सर देखा ही नहीं मैंने ढंग से। छोटी बात पहले देखनी है आपको, हाँ बड़ा न्यूमेरिकल नहीं हो ना तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अगर छोटी बात आपको पहले देखनी है, नीट की ये क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि नीट क्या होता है, देखो मैं बताऊँ उनकी मजबूरी क्या होती है, क्योंकि उसी में से BDS के बच्चे लेने हैं, उसी में से आयुर्वेद लेना है ना। तो कम से कम बच्चा 20 क्वेश्चन तो सही करे 45 में से। तो 20 क्वेश्चन, चाहे नीट का कैसा भी टफ पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल लल्लू आएंगे, मतलब देखते हो जाएंगे फॉर्मूला बेस, या मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो हो जाएगा थ्योरी। लेकिन क्या होता है, बच्चा वही ज़्यादा क्वेश्चन गलत करता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। समझिए नीट की टेंडेंसी, नीट की टेंडेंसी क्या है कि उसी में से उसको BDS के सिलेक्शन लेने हैं, उसी में से MBBS के लेने हैं, उसी में से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लेना है, और उसी में से आयुर्वेद लेना है।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 20-20 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते ही हो जाएंगे, चाहे फिजिक्स इतनी टफ है तो भी। अब फिजिक्स में क्या फॉर्मूला पूछ लिया मीन फ्री पाथ का, अब बच्चे ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आया था इस बार मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछ लिया। इसलिए आपको क्या याद रखना है, छोटी चीज पहले, हो सकता है ये 2 क्वेश्चन हो जाएं कि म्यू रफ सरफेस का ज़्यादा होगा कि स्मूथ सरफेस। अब ऐसे नहीं देता वो, एक सरफेस है बहुत खुरदरी है ना, एक चिकनी है ना, तो किसका म्यू किसका ज़्यादा होगा घुमा घुमा के देता है ऐसे, है ना, या ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है ना, ऐसा भी नहीं है कि घुमाए इससे हाथ में। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्या बोला, छोटी चीज़ याद रखनी। चलो आगे चलते हैं। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब अपन को बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। क्या किया, बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। अब ये इंक्लाइन प्लेन पे रखने के बाद में ये थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि डस्टर ये बहुत रफ सरफेस है इसलिए ज़्यादा आ रहा है, इसका थीटा का वैल्यू मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है ना, आ गया ना। हाँ, तो स्लाइड होने वाला है, हुआ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। ओके, तो आपको करना क्या है, एक एक फोर्स को अच्छे से दिखा दो, वेट को दिखा दो। ब्लॉक के आने की टेंडेंसी किधर है, नीचे, नीचे आने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन किधर लगा दिया अपन ने, दिखा दिया। अब इन सबको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मोशन में आया नहीं है। ठीक है, तो mg से mg कट जाएगा, टेन थीटा बराबर म्यू। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, म्यू। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये ध्यान रखना। या इसको आप अल्फा लैम्डा कुछ भी लिख देना, इसलिए वो लैम्डा लैम्डा से लिखता है। ये क्या है, ये वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच। अगर उसने इंक्लाइन प्लेन दे रखा है 30 डिग्री से, तो म्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1030। आपको म्यू नहीं दे करके क्या दे देगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया। ठीक है, और ये लिख देगा कि जहां पे बॉडी जस्ट स्लाइड होने वाली है, जस्ट बॉडी स्लाइड, तो टेन थीटा, थीटा अगर दे दिया इंक्लाइन प्लेन का तो म्यू डायरेक्ट आ जाएगा। कई बार म्यू नहीं देगा न्यूमेरिकल में, बात समझ में आ रही है। तो फिर आपको ये क्या है, फिर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच, दोनों में फर्क समझ में आ गया अच्छे से। वो क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो नत तल का झुकाव कोण है, हिंदी में क्या बोलेंगे, का झुकाव कोण, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ओके। इसकी डेफिनेशन क्या है, बॉडी जस्ट स्लाइड होने वाली है, हाँ, तो दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। आपको समझ में आ रहा होगा ये, हैं? अभी अपन ने बॉडी को किस में रख रखा है, चलाया नहीं है, अब चलाएंगे। अभी बॉडी किस में रखी हुई है, रेस्ट में, अब हम चलाएंगे, इसको चलाएंगे तो एक्सीलरेशन निकालेंगे और ऊपर धकेलेंगे तो रिटार्डेशन निकालेंगे। वो अगला स्टेप सिखा रहा हूं मैं। अभी बॉडी को चलाया क्या, नहीं, तो टेन थीटा बराबर म्यू। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, या हिंदी में बोले तो विश्राम कोण। इसकी डेफिनेशन, बॉडी स्लाइड होने वाली है, हुई नहीं है। लिखो क्या डायलॉग बोल रखा है कि जो पढ़ा दिया वो सारा एज इट इज होना चाहिए कॉपी में। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन देते हैं आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उस कंसेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 180 में से 180 आएगा। ठीक है, समझ लो ये बात, आज नहीं तो कल समझ में आई जाएगी। ठीक है, लेकिन जब तक समझ में आ जाए तो ओके। अब आपको सिखा रहा हूं, अभी ये क्या सिखाया ये बच्चों,
ये ब्लॉक जो था वो रेस्ट में था। अब आपको क्या सिखा रहे हैं बच्चों, ये मोशन में आ गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, क्या सिखा रहा हूँ, लिखो हेडिंग, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। नत तल पर ब्लॉक का त्वरण, नत तल पर गति में ब्लॉक का त्वरण। ये ब्लॉक कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, हाँ ये एंगल थीटा है ना, ठीक है। अब आपको एक एक फोर्स को दिखाना है, क्या करना है, ऐसे आप घर पे आराम से इसको पॉइंट मास बना लीजिए। ये थीटा है बच्चों, अच्छे से करो क्योंकि कई बार पूरी फिजिक्स में ये काम आएगा, आपको बार बार काम आएगा जहाँ भी है। ये 90 है, समझ में आ रहा है, ये देखो ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आया mg cos थीटा, और ये घर पे आराम से पहले mg के निकाल लो इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है mg के कंपोनेंट निकालने में। अब अपन दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन जो है परपेंडिकुलर, जहाँ भी कॉन्टेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन दिखा देना, ठीक है। ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg cos थीटा, ये थीटा, ये mg। अब ये एक्सीलरेशन है तो बॉडी किधर आ रही है, नीचे, ए एक्सीलरेशन से, जो हमको फाइंड आउट करना है, जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब बॉडी बच्चों नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। इधर लगा दे, बोलो, और कोई फोर्स बचा, आ किधर आई है, जो फाइंड आउट करना है हमको एक्सीलरेशन। इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, अगर स्मूथ होगा तो हम म्यू को 0 कर देंगे, है ना। क्या है, रफ इंक्लाइन, जहाँ पे फ्रिक्शन भी है, बॉडी को नीचे ला रहे हैं, उसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नीचे अगर आ रही है तो आपको क्या सिखा रखा है न्यूटन सेकेंड लॉ से, एफ नेट इक्वल टू एम ए, नहीं तो नेट फोर्स नीचे कितना है बताओ, mg साइन थीटा माइनस एफ। इसको एफ के लिखें कि एफ ए लिखें या एफ एस लिखें या एफ एल लिखें, बोलो क्या लिखें, एफ के। एफ के क्यों लिखा, क्योंकि मोशन में है ना। अगर हमने न्यूमेरिकल पढ़ा और उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.4 और कुछ भी नहीं लिखा, तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो एफ म्यू के है, सेल्फ अंडरस्टूड है। बात समझ में आ रही है वो, जब भी बॉडी मोशन में होगी हमेशा एफ के ही काम में लिया जाएगा, बोलो ऐसे, हाँ। तो क्या एफ के की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, नहीं, चाहे वॉट एवर वेलोसिटी वो कितनी भी एक्वायर करता जाए उससे उसकी वैल्यू नहीं बदलती, क्योंकि ग्राफ आपने देखा ना कैसे बनाया था, ऐसे बनाया ना, यूं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लाइन है, ये क्या है, ये कांस्टेंट लाइन, टेढ़ी नहीं दिख रही है, टेढ़ी नहीं है वो, सीधी है मतलब, ठीक है, ओके। ये इक्वेशन बनाने में कोई तकलीफ आई क्या आपको, ये बताओ। तो आपने क्या किया ये बताओ, कुछ भी नहीं किया है, ब्लॉक रख दिया, सारे फोर्स दिखा, ब्लॉक रखा ना आपने, टेंडेंसी किधर थी आने की, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगाओगे, अपोजिट, ओके। अब एफ के को कैसे निकालोगे बताओ, म्यू के इंटू एन, और एन की जगह डायरेक्ट लिख दूँ mg cos थीटा, कि एक स्टेप और लिखूँ, ज़्यादा हो जाएगी, एक स्टेप लिख दें यही एन, एन बराबर तो एन बराबर mg cos थीटा इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ब्लॉक की वर्टिकल मोशन नहीं है, क्या है, केवल यूँ इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब ये यूँ नहीं कि यहाँ से उड़ के और जो है ना हवा में चला गया, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये यूँ ऐसे यूँ आ रहा है ये,
तो नॉर्मल रिएक्शन और उन्होंने आपस में बैलेंस किया हुआ है ना, इसलिए n बराबर कितना हो गया mg cos थीटा, कितना बराबर m से m क्या कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आया g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अब देखना, अगर मान लो स्मूथ सरफेस है, क्या है स्मूथ सरफेस है, तो म्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो a बराबर क्या है g sin थीटा। कई बार रोटेशनल डायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो अपन जो है इंक्लाइन प्लेन जो है ना स्मूथ इंक्लाइन प्लेन लेंगे, क्या लेंगे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो g sin थीटा कब काम में लेते हैं, जब फ्रिक्शन लाया सरफेस। आपने कई बार पढ़ा है ये चीज़ कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन g sin थीटा होता है, लेकिन वो कब होता है स्मूथ सरफेस। ये g sin थीटा कई बार काम आएगा अपन को पूरी फिजिक्स में, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन g sin थीटा कब लगेगा, जब स्मूथ सरफेस हो। क्या हो बच्चों, स्मूथ सरफेस हो। बात समझ में आ रही है आपको है? और अगर स्मूथ सरफेस नहीं है तो g sin थीटा माइनस, आप कहोगे सर मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, भूलना क्या है, mg sin थीटा नीचे लगता ही है, mg sin थीटा माइनस एफ बराबर m कर देना, f को म्यू के n लिख देना, बस। नहीं आया समझ में है? तो एक्सीलरेशन आ गया समझ में। और अगर स्मूथ सरफेस है तो g sin थीटा। तो बच्चों को ये याद रहता है इंक्लाइंड प्लेन पे g sin थीटा लेते हैं, सही बात है, लेकिन कब स्मूथ सरफेस। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो माइनस म्यू के g cos थीटा, क्योंकि माइनस एफ करना पड़ेगा ना उधर। नहीं, अभी देखो, अगर मान लो f बराबर 0 होता है तो अपन क्या लिख देते हैं mg sin थीटा, नेट फोर्स है, इसी को क्या लिख देंगे m है, तो a बराबर कितना आ गया g sin। नहीं, अब फ्रिक्शन है तो यहाँ से माइनस एफ कर देंगे, बस। फ्रिक्शन है तो माइनस एफ, समझ में आ रहा है? इसको लिख लो, एक्सेलरेशन निकाला ही अपन ने, किस पे इंक्लाइन प्लेन पर भेज रहे हैं बच्चों को। क्या कर रहे हैं, तो ऊपर तो ये कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। लगा के छोड़ के, लगा के छोड़ दिया, लगा के छोड़ दिया, तो अगर मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, ठीक है। और mg sin थीटा भी किधर लगेगा, तो दोनों जब नीचे आ जाएंगे तो f प्लस क्या हो जाएगा mg sin थीटा बराबर m है। हालांकि ये रिटार्डेशन है, क्या ये क्या आएगा, रिटार्डेशन निकालना सिखा रहा हूँ, क्या रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। तो रिटार्डेशन कितना आ जाएगा म्यू के और mg cos थीटा प्लस आ जाएगा वहाँ पे, मतलब क्या आ जाएगा, इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या याद रख लोगे डायरेक्ट, ये रिटार्डेशन है, m कट जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा, प्लस कर देना बस आप। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन भी किधर आ जाएगा, नीचे। वहाँ पे माइनस होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। नहीं, और थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा। समझ में आ रहा हूँ तुम्हें है? अगर इसको ऊपर भेजेंगे मान लो, तो मोशन किधर गई, ऊपर, है ना। एक्सटर्नल फोर्स ही भेज सकता है इसको, तो mg sin थीटा प्लस f दोनों अपोज करेंगे इस मोशन का, तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अपोज। तो a क्या हो गया, ये रिटार्डेशन, अपोज कर दिया। दिस इज रिटार्डेशन, हिंदी में बोलेंगे मंदन, ठीक। ये क्वेश्चन बैंक निकाल लो बच्चों, फिजिक्स बाय विजय दास बने है ना, ये वाला निकाल लो। इसमें पेज नंबर निकालो 71 और डीपीएस डेली प्रैक्टिस शीट 6 का पहला सवाल कर रहे हैं अपन। कौन सा सवाल कर रहे हैं, पहला। A body of mass 5 kg is placed on rough horizontal surface.
एक 5 kg की बॉडी है बच्चों, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, मतलब क्षैतिज खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखी है। कितने मास की बॉडी? 5। कोफिशिएंट ऑफ मिक्स फ्रिक्शन इज 1/√3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, समझ रहे हो आप? तो अगर आपको म्यू एस की जरूरत पड़े तो इसी को म्यू एस मान लेना, अगर म्यू के की जरूरत पड़े तो इसी को म्यू के मान लेना, है ना? कहाँ दे रखे? अरे कौन सा सवाल पढ़ रहा है बेटा? ये दूसरा सवाल पढ़, दूसरा पढ़ो बेटा। फाइंड व्हाट पुलिंग फोर्स शुड एक्ट ऑन बॉडी at angle 30 degree to the horizontal so that body just begins to move. Find what pulling force, हमको निकालना है कि क्या कौन सा पुलिंग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स लगाएं अपन at 30 degree to the horizontal। ये हॉरिजॉन्टल है बच्चों, इससे 30 डिग्री पर एक फोर्स लगाना है आपको। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। फाइंड व्हाट पुलिंग फोर्स शुड एक्ट ऑन बॉडी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सो दैट बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। आई नहीं है, आने वाली है ना? तो मतलब बॉडी मोशन में नहीं है, तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा? म्यू एस, है ना? अब आपको कुछ नहीं करना, देखो मेरी बात सुनो पहले। इधर कोई सा भी सवाल हो फ्रिक्शन का, एक एक फोर्स को आप अच्छे से दिखा दो। इधर सीधे बैठ जाओ एकदम, है ना? आपको कुछ नहीं करना, फोर्स दिखाना है। अब इसने फोर्स ये लगाया ना, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? F cos 30। और डायरेक्शन क्या आएगी? ये इसकी डायरेक्शन, ये F sin 30 की ये आएगी ना। देखो कंपोनेंट निकालना आते होंगे ना आपको, जैसे ये कोई भी वेक्टर है ए, ये थीटा है, तो इधर आ जाएंगे कंपोनेंट। मान लो ये वेक्टर यूं हो तो कंपोनेंट कैसे आएंगे? इस तरह से। इतना तो आता ही होगा मेरे भाई, है ना? ऐसा नहीं हो कि आपका फोर्स ऐसे लग रहा है जैसे अभी धक्का लगाएंगे और खींचेंगे, है ना? दोनों एक पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ये नेक्स्ट केस लूँगा, है ना? तो अगर मान लो यूं ए वेक्टर है तो फिर कंपोनेंट किधर आएंगे? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। समझ में आ गई दोनों डायरेक्शंस? ये इधर है ना, तो ये भी इधर, ये भी इधर, इधर तो आओ 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 आओ। ओके, क्लियर है? ओके, इसमें कोई दिक्कत है? फ्रिक्शन के सवाल सारे, आपका काम क्या? एक एक फोर्स को अच्छे से दिखा दो, ठीक है? ये वर्टिकल मोशन कर रहा है कि बताओ? नहीं कर रहा है ना, तो वो तो नॉर्मल रिएक्शन और ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? बैलेंस। वेट किधर लगाओगे? और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? अब F cos 30 किधर लग रहा है? इधर। तो इसके जाने की टेंडेंसी किधर होगी? इधर ही होगी। तो फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? इधर दिखा दें फ्रिक्शन? बोलो। बस ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना है, एक एक फोर्स को अच्छे से लगाना, तो सवाल हो जाएगा। निकालना क्या है? कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए बोल रहे हैं ना? किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? F की। क्या पूछा है? देखो पढ़ो उसको। What pulling force should act on body? तो F ही तो पूछा है ना? क्या पूछा है? F। अब आपको दिक्कत है क्या इस सवाल को करने में? बताओ। आपने वेट नीचे दिखा दिया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया, फोर्स के कंपोनेंट ले लिए। अब फोर्स ये इधर, ये तो आपस में बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ब्लॉक की मोशन ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो अगर फोर्स में चाहे इधर लगाऊं चाहे इधर, इधर जाने की टेंडेंसी है इसकी। यूं तो नहीं है यूं जा रहा है, यूं करके यूं चला गया, ऐसे ही जा रहा है ना। तो वर्टिकली तो क्या कर दोगे? आपस में बैलेंस, है ना? तो वर्टिकली बैलेंस कर दोगे तो
नॉर्मल रिएक्शन किधर है? ऊपर। ये किधर है? ऊपर। mg किधर है? नीचे। तो n प्लस f साइन 30 बराबर 5g लिख दें, m की जगह 5 लिख दें। एक इक्वेशन ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। है क्या आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन? ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि बॉडी की मोशन जो है वर्टिकल तो है नहीं, तो उन फोर्सेज को हमने क्या कर दिया? बैलेंस। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है? ऊपर। f साइन 30 किधर लग रहा है? ऊपर। नीचे क्या लग रहा है? mg। तो ये तो बैलेंस, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? f cos 30। अरे थोड़ी f cos 30 कर रहा है ना, तो f cos 30 बराबर क्या कर देंगे? f, क्योंकि बॉडी मोशन में आने वाली है, आई नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नहीं आया आपको समझ में? बॉडी मोशन में थोड़ी आई है, नहीं, तो f cos, या सीधे ही कर देना f cos 30 बराबर है, इतना कहाँ सोचना। आपको कहाँ उलझा रहे हो सर? हम तो डायरेक्टिव बराबर कर ही रहे थे ना पहले भी। नहीं, बॉडी मोशन में आई नहीं है, आने वाली है। ओके, तो f cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2f। f कैसे निकालोगे? म्यू एस एन से। म्यू एस कितना दे रखा है? 1/√3, उसी को म्यू एस ले लेंगे। n कितना हो जाएगा? 5g माइनस f/2। नहीं, साइन 30 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि एक लाइन और लिखूं? है f कैसे निकालोगे बताओ? म्यू एन से। ये म्यू एस हो जाएगा यहाँ पे, हालांकि कुछ दिया नहीं है ना, ठीक है। अगर देता तो क्या होता है? ये म्यू एस, क्योंकि बॉडी मोशन में आई नहीं है, आने वाली है। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछता तो भी यही आता है ना। तो एन की जगह कितना लिखोगे बताओ? 5g माइनस f साइन 30, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, है ना। अब f को निकाल लो इसमें से बाहर, और क्या। तो √3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2f इक्वल टू 5g माइनस f/2 और 3/2 कितना हो गया? 2f। 1.5 और आधा 2 होता है ना, तो f कितना आ जाएगा हमारे पास? 5g/2। दिस इज द आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन आया चाहे नहीं आया, बात समझो। ऐसे तो 1000 सवाल बनेंगे। सुनो, आपको क्या करना है? उसने सब पुलिंग फोर्स, आपने पुलिंग दिखा दिया, उसने कहा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लग रहा है, आपने उसको दिखा दिया। अब सवाल कैसे करना है? एक एक फोर्स को अच्छे से धीरे धीरे लगाते जाओ। क्या करोगे? एक एक फोर्स को, जैसे ये F दिखा दिया, इधर F cos 30 आ गया, इधर F sin 30 आ गया, mg दिखा दिया, n दिखा दिया। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर दिखाएं? क्योंकि F cos 30 इधर लग रहा है, जाने की टेंडेंसी इधर ही होगी, है ना, इधर ही होगी, तो फिर जो है इधर दिखा दिया इसको। बॉडी मोशन में है नहीं, ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर बाएं कर दिया। क्लियर?